हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 13 दिसंबर को जो अलग अलग स्टेट्स के एनटीएससी स्टेज 1 के पेपर हुए हैं, उनके एनालिसिस और सॉल्यूशन के बारे में। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम लेके आए हैं राजस्थान का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। तो हम देखेंगे क्या कोई टफनेस लेवल में चेंज आया है, क्या पेपर पिछली बार से टफ था या इजी था, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का कंप्लीट सॉल्यूशन एनटीएससी स्टेज 1 2021 के बारे में। तो चूहे खाना बंद करें, कॉपी खोल के प्लीज अच्छे से सॉल्यूशन को देखें और आप देखें आपसे गलती क्या हुई है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो हमने क्या देखा, क्या है, ग्रुप ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज आर, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज का ग्रुप है। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। बिना डायरेक्शन को आप नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की कैसी जरूरत है, ये आपका घर है और इससे स्कूल, ये आपका स्कूल है, ये होम है आपका, ये स्कूल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है ना। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इतना ही डिस्टेंस अगर तुम किधर चलो, फिर से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या घर आएगा? तो डायरेक्शन क्या है? अब तुमको लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेस्ट टू ईस्ट जाना पड़ेगा। तो इस पे अगर तुमको स्कूल पहुंचना है तो तुम इधर नहीं जा सकते, इधर ही जाओगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए डायरेक्शन जरूरत होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज हम जानते हैं कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। दूसरा क्या हो गया? एरिया, डेंसिटी एंड मास। एरिया वेक्टर क्वांटिटी, हाँ बच्चों, एरिया अब हमेशा याद रखना कि कोई भी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इस एरिया की अगर मैं बात करूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के देखो क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरीके से एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और मास भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज नहीं हुआ क्योंकि इस पे दो नॉन वेक्टर क्वांटिटीज है। तीसरा, स्पीड तो खुद ही नहीं है, लेंथ भी नहीं है। इंपल्स से क्या करना? इंपल्स है भी तो क्या करेंगे, हमको सारे चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वेलोसिटी पे, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन पे, सिंस एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो फोर्स भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। हमें क्या दिया गया है? वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें क्या दिया गया है? वीटी ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसके लिए हमको क्या दिया गया है बच्चों? वीटी ग्राफ। अब देखते हैं इस वीटी ग्राफ के बारे में। चलिए देखते हैं वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब ये है, जैसे अगर ये इधर वेलोसिटी है और इधर आपने टाइम बनाया, अगर मान लो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5, तो 1 सेकेंड में भी उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर। 2 सेकेंड में भी उसकी स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर। 3 सेकेंड में भी उसकी स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर। तो इस तरीके से देखोगे तो क्या है? हर एक टाइम में उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप कैसा देख रहे हो? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है? नहीं। इस पे वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज विद द टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी, टाइम चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी इनफाइनाइटली स्पीड से बढ़ रही है, मतलब ये तो गलत ही है। ये क्या है? इस पे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब ये भी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कौन सा हो जाएगा बच्चों? फोर्थ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 क्वांटिटीज दी गई हैं बच्चों। कौन कौन सी? इफ फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट
आर, ये अलग क्वेश्चन है। इफ फोर्स मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी, फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। फिर क्या है? बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को। बी क्या है? मोमेंटम। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। अब हमने एक कोई भी क्वांटिटी टर्म बना दिया कि हमें एक टर्म मिला A इंटू सी अपॉन बी, A इंटू सी अपॉन बी। अब A क्या है? फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ma। मास किस में मेजर किया जाता है? kg। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही मोमेंटम की देखोगे, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? mv होता है। तो यहाँ से भी क्या आएगा? kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इधर से डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगी? मीटर आएगी। अब इन तीनों को जब आप बहुत अच्छे से रखोगे उस क्वांटिटी में, तो ए की वैल्यू क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ए इंटू सी, सी मीटर्स पे आएगा। और उसके बाद अगर देखें, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या रखोगे? मोमेंटम की इक्वेशन। तो मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, kg और kg कैंसिल हो गया, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? मीटर अपॉन सेकेंड। क्या बचा बच्चों? मीटर अपॉन सेकेंड। और मीटर अपॉन सेकेंड किसकी डायमेंशन हो सकती है? या कि स्पीड की या कि वेलोसिटी की। तो ये कहाँ है? स्पीड वेलोसिटी कुछ दिया है, मोमेंटम नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या आ रहा है आपका? ओवरऑल मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो क्या आएगा आपका? वेलोसिटी पर सेकेंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। इफ द मास ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ इज 60 kg, देन हिज मास ऑन द मून। एक पर्सन है जिसका मास है 60 kg अर्थ पे, तो उसका मून पे मास क्या होगा? अब एक चीज बताओ, मास क्या प्लेनेट पे डिपेंड करता है या किसी भी बॉडी या प्लेस पे डिपेंड करता है? नहीं। कौन डिपेंड करता है किसी भी प्लेनेट या बॉडी पे? वो डिपेंड करता है वेट। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। सिंस ग्रेविटी हर एक प्लेनेट की अलग अलग होती है, इसलिए वेट क्या है? अलग अलग होता है। पर मास क्या होता है? सारी जगह दुनिया में कहीं ऑल ओवर द यूनिवर्स कहीं भी आप चले जाओ, आपको मास की वैल्यू सेम मिलेगी। तो मास की वैल्यू कितनी आएगी? 60 kg आएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? On halved the distance between the two masses, the gravitational force between them will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले दो ऑब्जेक्ट रखे थे, एक का मास m1 मान लो, एक का मास m2 मान लो, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, तो फोर्स क्या लग रहा था? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? r/2 आधी कर दिया, और मास अभी भी क्या है? m1 और m2 है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखोगे तो F इज इक्वल टू Gm1 m2। F डैश ले लो इस बार, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुई है, क्योंकि r पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से m1 m2 अपन यहाँ पे r की जगह क्या होगा? r/2 का स्क्वायर करोगे, तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? r स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, और 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो आपके पास क्या आएगा? 4Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F डैश जो नया फोर्स आया है, ये 4 टाइम्स क्या बोल सकते हो? ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? F के बराबर है, पहले फोर्स के बराबर। तो क्या बोल सकते हो? 4 टाइम्स ऑफ F। तो क्या हो गया कि इनिशियल फोर्स का क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हो बहुत अच्छे से। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेव के ऊपर है। अब वेव के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वेव कैसे बनाई जाती है? ये देखो, ये है। अब वेव किसके फॉर्म में चलती है? रिपीटेड साइकिल्स के फॉर्म में। अगर वेव वेलोसिटी की बात करें या वेव स्पीड की बात करें, तो हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ, एक साइकिल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया?
लैम्डा। जब उसकी एक कंप्लीट साइकिल, जैसे ये एक कंप्लीट साइकिल हुई, अब इसके बाद यहाँ से ये कंप्लीट साइकिल हुई, तो एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस चलती है कोई भी वेव, जितनी डिस्टेंस चलती है कोई भी वेव, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। और उस डिस्टेंस को चलने के लिए लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। उस डिस्टेंस को चलाने के लिए लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल ही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अब कोई भी स्पीड है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक आप चले कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आप चले कितना, लैम्डा सर। अब अपॉन टाइम कितना लगा, टी लगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, एंड इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, वेवलेंथ को इज इक्वल टू 0.5 मीटर लिख सकते हो। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। आप सब जानते ही हो। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर देखोगे तो लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को न्यू लिख दिया। तो यहाँ से अब लैम्डा को नीचे लेके जाओ तो 250 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 500 हर्ट्ज। कितनी आएगी, 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों, 500 हर्ट्ज। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी वेव की वेलोसिटी दी हुई है तो वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड या वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। इस तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। An object of mass 10 gram is moving with the acceleration of 10 meter per second. The force acting on object will be। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम। और 10 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 10 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो सर, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो कितना आएगा, 0.001 kg। कितना, 0.001 kg। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, फोर्स निकालना है उस पर। फोर्स, अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिसका मास चेंज नहीं हो रहा है उसके लिए हम फोर्स लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। और अगर बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू ma से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ठीक है, पर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। अब देखो F इज इक्वल टू ma की अगर बात करें तो मास कितना दिया है सर, 0.001। ओके, और एक्सीलरेशन कितना दिया है बच्चों, एक्सीलरेशन कितना दिया है, 0.01 होगा। बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया, 0.01 होगा। ठीक है, अब एक्सीलरेशन आपको कितना दिया है बच्चों, एक्सीलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। मास की वैल्यू रखो 0.01 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है 10। तो इधर से देखोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स 0.1। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है। किस पे होती है बच्चों, न्यूटन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। ये तो डायरेक्ट टिक मार्क है। क्या है कि आप बता दो लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो स्टेज 1 आता है वो बहुत सरल आता है, बहुत सरल आता है। राजस्थान हो गया, MP हो गया, UP हो गया, इसका स्टेज 1 काफ़ी सरल बनाया जाता है। पर वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, इनके पेपर काफ़ी टफ आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो जिनको भी प्रिपरेशन करनी है वो इनके कंपैरिजन में करें, क्योंकि आपको स्टेज 2 में इन्हीं से लड़ना है। ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The focal length of the lens is 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है,
इन डायप्टर द पावर ऑफ द लेंस। तुमको पावर पूछा है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, पर यहाँ पे फोकल लेंथ हम किस पे लेते हैं सर सेंटीमीटर में, भाग मीटर पे लेते हैं, किस पे लेते हैं मीटर पे। 0.5 मीटर हो गया। अब पावर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 डायप्टर, क्या आ जाएगा 2 डायप्टर। अब बोलो सर आपने इसमें निगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लिया, तो आपको लेंस के बारे में स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कनकेव है कन्वेक्स है क्या है, इसलिए आप उस पर प्लस और माइनस नहीं ले सकते। आई होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या देखना है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। देखो अगर ये क्या हो गया स्फीयर हो गया, जिससे हमने एक स्फेरिकल लेंस अपना स्फेरिकल फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहां से हमने कट किया ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच पे क्या आता है फोकस आता है। तो हमेशा याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है वो आधी होती है हमेशा रेडियस के। कितनी होती है आधी होती है रेडियस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच पे आता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो गया 2f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r हो जाएगा। 2f इज इक्वल टू r कोई ऑप्शन है, r इज इक्वल टू 2f ये ऑप्शन हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है ओके तो आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन जो था क्वेश्चन पेपर में काफी सरल बनाया गया था, ऑलमोस्ट बहुत सरल पेपर था कह सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव क्या रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम फॉर अ लाइट रे, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, एट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। बहुत ध्यान से देखो तो हम कहाँ जा रहे हैं रेयरर मीडियम, कहाँ से जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, हम डेंसर मीडियम से टू रेयरर जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों क्रिटिकल एंगल। तो मान लो ये रे ऐसे आई और फिर क्या है क्रिटिकल एंगल में वो क्या करती है 90 डिग्री बनाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे किसके पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में रिफ्रैक्ट क्या है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पूछ रहा है इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आंसर क्या आएगा 4th आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मार्क्ड इज सॉरी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, हमें किसके बारे में बताना है रेजिस्टेंस के बारे में बताना है किसी भी बल्ब के। ठीक है इसके लिए हमें क्या दिया है पावर दी है P इज इक्वल टू क्या है 10 वाट हो गई। ठीक है पावर इज इक्वल टू 10 वाट हो गई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया 220 वोल्ट दिया है। अब पावर दिया पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है। और P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अपन V स्क्वायर बाई R, क्योंकि आपको यही 3 रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से R की निकालोगे वैल्यू R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, यहाँ से करोगे 220 इंटू 220 अपॉन 10। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा लगभग आपका इतना। ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था ये भी पावर के ऊपर ही था। 2 क्वेश्चन पावर के ऊपर डायरेक्ट पूछ दिए गए थे। तो देखते हैं अपन द पर्सन ऑफ मास A person of mass 100 kg reaches the height of 5 मीटर। वो क्या है इन 5 सेकेंड। एक पर्सन है जो नीचे से कितना उछलता है 5 मीटर, किसी भी तरह पहुंचता है 5 मीटर। ठीक है उसका मास कितना है पर्सन का 100 kg है। ठीक है और इसके लिए टाइम कितना लेता है 10 सेकेंड लेता है। कितना लेता है 10 सेकेंड लेता है। तो फाइंड द पावर यूज्ड बाय द पर्सन, आपको किसके बारे में बताना है पावर। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की वैल्यू अगर बात करें तो वर्क डन क्या होगा mgh होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी m इंटू जी इंटू एच। बहुत ध्यान से देखोगे अपॉन टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, बहुत ध्यान से रखो 10। मास कितना है 100 kg, ग्रेविटी कितना है 10 लेंगे, हाइट कितना है 5 मीटर लेंगे, अपॉन 10 डिवाइड करो ये कितना आ जाएगा 500
जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट। तो कितना आंसर आ जाएगा, 500 वॉट। तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। पेपर का टफनेस लेवल बहुत ही लो था, ठीक है, अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में। आई होप सो समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।